आज हम लोग का चैप्टर नंबर 12 कॉलोनियल सिटीज। तो आज हम लोग कॉलोनियल सिटीज के बारे में पढ़ेंगे। भैया क्या है कॉलोनियल सिटीज, कैसे इसको किया गया है और किस तरह से कैसे हम लोग का सिटीज डेवलप हुआ वो समझना जरूरी है। ठीक है ना। ये समझना क्यों भी जरूरी है, तुमको दो चीज समझो। पहला बात कि कॉलोनियल सिटीज का जो पूरा संक्षेप है, अगर तुम लोग वो समझ गए तो इससे दो फायदा है। एक, जब भी तुम एज अ ब्यूरोक्रेट्स, जो हम लोग मैक्सिमम लोग को जो ब्यूरोक्रेसी में जाना है, जो तुम लोग जब ब्यूरोक्रेट्स बनोगे तो तुमको पता होगा कि एक सिटी को डेवलप कराने के लिए कितना क्या क्या चीज जरूरत है। ठीक है ना। और तुम्हारा समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमारा प्रीवियसली हम लोग का, अगर आप कोई जगह के मान लो एसडीएम हो या कलेक्टर हो और वहां पर कोई आदमी, कोई तुम्हारे ऑफिसर को नक्सलाइट्स ने ये कर लिया है, क्या कर लिया है, किडनैप। ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या सिचुएशन है, मतलब तुम कैसे इसको रेस्क्यू करोगे। हम बोलेंगे अगर तुम लोग एसडीएम हो या तुम सोचो वहां का जिला के आईएएस ऑफिसर हो, तुम डीएम हो और तुम्हारा एक बीडीओ है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, उसको नक्सलाइट, तुम लोग नक्सलाइट एरिया में था और नक्सलाइट ने उसको किडनैप कर लिया है। ठीक है ना। तो तुम क्या करोगे। चलो ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा क्या कर सकते हैं, सबसे वही है, दिमाग तो दौड़ा। अबे पैसा दिमाग दौड़ाने के लिए थोड़ा ना लगता है। नक्सलाइट्स के खिलाफ कोई जाता नहीं जनरली। सबसे पहला काम जो तुम करोगे एज अ ब्यूरोक्रेट, अपने कोई सीनियर जो आज तक का हिस्ट्री में, ऐसा तो नहीं कि तुम अकेला आदमी है जिसका ऑफिसर को लटका दिया है। मैंने ये बोला था क्या, मैंने ये बोला क्या कि तुम पहला आदमी है, नहीं ना। तो तुम लोग क्या करोगे उस टाइम पे, सबसे जो इंपॉर्टेंट सिचुएशन होता है उस टाइम सबसे पहला तुम अपने सीनियर को फोन करोगे, पता करोगे कि सर ऐसा कौन सा ऑफिसर था पहले के टाइम पे जो ये सिचुएशन हैंडल किया है। ठीक है ना। तब तुम लोग क्या करोगे, उस ऑफिसर से, अपने सीनियर से थ्रू, दूसरा जो आदमी या तो काम कर चुका है या कोई दूसरे जगह में काम कर चुका है, उससे कांटेक्ट करोगे और उससे इसका कंडीशन समझोगे, भाई सिचुएशन ऐसा होता है तो क्या करना होता है। ठीक है ना। गेनिंग फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस, तब तुम समझोगे उसको कैसे डील कर रहा है, नक्सलाइट्स का ब्रेन कैसे चल रहा है और मुझे कैसे डील करना है। तुम बोलोगे नहीं मेरे को डील नहीं करना, पता चला वीडियो का हाथ एक दिन आ रहा है, दूसरे दिन उसका एक पैर आ रहा है, तीसरे दिन उसका एक नाक आ रहा है। ह्यूमन लाइफ है ना जी, मगर उनके लिए तो बार्गेनिंग पावर है। ठीक है ना। तो ये तुमको समझना पड़ेगा कि तुमको अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखना है। मेरा बात समझा, स्टोरी ऑफ द लाइन, मॉरल ऑफ द स्टोरी। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कॉलोनियल सिटीज। तो कॉलोनियल सिटीज का हम लोग आज पढ़ेंगे कि भैया किस तरह से, कौन कौन सा जगह और कैसे कैसे ये डेवलप हुआ। ठीक है ना। हम लोग ट्राई करेंगे, ये फर्स्ट पार्ट है लेक्चर का, सेकेंड पार्ट हम लोग फिर बाद में करेंगे। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली माइट बी टुमारो, might be day after tomorrow, जो भी है, we'll be seeing the situation. So let's go. Urbanization, planning and the architecture, the development of the three big cities. ठीक है ना। तीन बिग सिटीज का नाम क्या है, मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे। ये तीन बिग सिटीज का मतलब है कि ब्रिटिश के टाइम पे ये तीन बड़े सिटीज थे। क्या ये सिटीज पहले ही बने हुए थे क्या, नहीं, पहले ये फिशिंग ग्राउंड से, फिशिंग एंड ये तुम्हारा गैदरिंग वाला जगह। ठीक है ना। धीरे धीरे जब ब्रिटिश आने लगा, वहां पर अपॉर्चुनिटीज आने लगे तो लोग आने लगे। भैया क्यों आएंगे कोई रांची, रांची जनरली सिमडेगा से लोग यहां पर क्यों आते हैं, या तो हाँ एग्जैक्टली, या तो पढ़ने के लिए, या तो लर्निंग फैसिलिटीज अच्छा हो, या तो जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए कि सारे सचिवालय तो यहां पर है, क्या करेगा आदमी, समझे। ठीक है ना। तो अब all three were originally fishing and weaving villages. They became important center of trade due to the economic activities of the English East India Company. जैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया, अपने आप ट्रेड फ्लरिश किया। ठीक है ना। भाई हम यहां रहेंगे, जैसे मान लो अगर मैं ही ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड ऑफ द पीपल हूं, अगर मैं यहां पर आऊंगा तो भाई मेरे को क्या क्या चाहिए होगा किताबों में। तो पॉइंट ये है कि अगर मैं ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई हेड हूं तो मुझे क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहला
बेसिक फैसिलिटीज, दूध वाला चाहिए। अगर मैं आया हूं तो मेरे साथ 10 आदमी भी तो हैं, 50 आदमी भी तो हैं, तो मैं क्या करूंगा? दूध वाला खोजूंगा, पहला पॉइंट। दूसरा, राशन वाला, सब्जी वाला, कपड़ा धोने वाले, बर्तन वर्तन साफ करने वाले, ठीक है ना, मेरे गार्डन को सफाई करने वाले, ठीक है ना। धीरे धीरे मैंने जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया कि नहीं? ठीक है ना। तो जितने लोग आएंगे उतना अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होता है। समझ में आ रहा है पॉइंट? बस समझ में आया? अब द बॉम्बे, देखो अब हमारा देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? अपना बाप का जब जागीर नहीं होता ना, तो आदमी लोग दूसरे को दे देता है। अरे तूने मेहनत करके जो जमीन बनाया होगा, तू कभी बेचने के लिए राजी नहीं होगा, मगर वही जगह में कोई पड़ोसी ने, मतलब किसी ने तेरे को दिया है, तुझे वो चीज देने में दिक्कत नहीं है। बहुत सिंपल एग्जांपल है, तुमने अपना फोन खरीदा है ना अपने पैसे से, उसका महत्व अलग है, ठीक है ना। और कोई तुमको पेन गिफ्ट देता है तो तुम दूसरे को दे देता है, नहीं यूज करना है, चल ठीक है तू कर ले, होता है कि नहीं भाई? तू कर ले, मगर अपने पैसे से खरीदा हुआ चीज नहीं है। अब हुआ क्या कि बॉम्बे जो कंपनी को मिला 1681 में बाय द ब्रिटिश, बाय द इंग्लिश किंग हु हैड गॉट इट पार्ट फ्रॉम द वाइफ्स डाउरी। एक्चुअली इसको स्टोरी बनाता हूं। पोर्टुगल का राजा बॉम्बे राज कर रहा था, ठीक है। उसका बेटी का शादी हुआ इंग्लिश कंपनी के राजा से। बात समझ में आ रहा है? इंग्लिश राजा के साथ जब शादी हुआ तो पोर्टुगल का राजा, हाँ बाप का माल है ना इंडिया, तो उसका बाप का माल था, दे दिया भाई, डाउरी ले ले, रख ले भाई तू, ठीक है ना। और ये क्या किया, दहेज का माल कोई छोड़ता है क्या लड़का लोग? उसको इन कैश करवाया। बेशर्मी की हद होती है ना भाई, ठीक है ना। पोर्टुगल ने क्या किया, कब्जा किया दूसरे के देश में आके, और उसको डाउरी समझ के अपने बेटी को दहेज में दिया। किसको? इंग्लिश राजा को। इंग्लिश राजा ने उसी को भंगा के क्या किया, 10 पाउंड में, 10 पाउंड में सिर्फ उसने दे दिया किसको? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। अरे इस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इज अ एंटिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है। राजा तो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जी, सब समझ रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एक सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है, नरेंद्र मोदी इज एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सर्वा। बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अब इस इंग्लिश ईस्ट इंडिया को पहली बार किसी जगह में एंटायरली मोनोपोली करने के लिए जगह मिल गया। और ये क्वेश्चन आया हुआ था यूपीएससी में, ठीक है, समझ में आया? पोर्टुगल ने कब्जा किया, दहेज में दिया किसको? इंग्लिश को। इंग्लिश वालों ने किसको दे दिया? इंग्लिश कंपनी को। इसी के लिए बोलते हैं अगर यूपीएससी कर रहा है तो बेसिक एनसीईआरटी पढ़ो, स्टडी द बेसिक एनसीईआरटी। बेसिक एनसीईआरटी का क्लास कभी मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है। बॉम्बे वॉज गिवन टू द कंपनी 1661 by the English king who had got part of his wife's dowry from the king of Portugal. By the middle of the 19th century, this settlement had become big city where the new ruler controlled the country. The institution was set up to regulate the economic activity and demonstrate the authority of the new rulers. देखो, जैसे बॉम्बे को मिला तो बॉम्बे में भैया पहले रहेंगे ना जी। बॉम्बे रेलवे स्टेशन देखा है? अरे जो टर्मिनल नहीं है बॉम्बे रेलवे स्टेशन टर्मिनल, वो नेट में खोलना, बहुत ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर बनाया हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो लोग बना सकता, हम लोग का तो, हम लोग उनका बाप का बाप था। जब वो लोग सोचा नहीं होगा तब हम लोग टेम्पल आर्किटेक्चर बनाया था, वास्तुशास्त्र जानते थे, उनका छोड़ दे, बट उन्होंने भी फिर भी अच्छा मॉन्यूमेंट बनाया था, ठीक है ना। जो हम लोग आज के टाइम पे रेलवे स्टेशन है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है शायद, मतलब जो भी है टर्मिनल या रेलवे स्टेशन जो भी है, ठीक है ना, रेलवे स्टेशन है। तो मेरा पॉइंट क्या है कि जैसे जैसे ये लोग 19th सेंचुरी में आने लगे, ये लोग पूरे देश को एक जगह से कंट्रोल करने लगे। कहां से? बॉम्बे से। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, ये बोला ना 3 जो बड़ा बड़ा सिटीज बन गया। और वहां पर जैसे वो लोग रहने लगे तो अपना ऑथोरिटी स्टैब्लिश करने के लिए वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड अपना रूल स्टैब्लिश करने के लिए बड़े बड़े इमारत दिखाने लगे, जिसके कारण लोग देख के इन्फ्लुएंस हो सके। समझ रहा है? जैसे राजा के घर जाता है तो राजा के घर में क्या देखता है हम लोग? पहले महल, हम लोग महल देख के डर जाता है, भाई क्या आदमी होगा वो। समझ रहा है? वो पॉइंट ऑफ व्यू समझो, समझ में आया कि नहीं?
ये तो सोच रहा है अंदर से कि हाँ भाई, काश मेरा ही बॉयफ्रेंड इतना पैसा वाला हो कि मिल जाए महल। चलो, अगर सिविल सर्विस क्रैक हो जाता है तुम लोग का, तो चांसेस ऑफ गेटिंग महल इज वेरी हाई, क्योंकि जो पैलेसेस हैं सरकारी, जो पहले के राजा टाइप का जो पैलेसेस था ना, वो आईएएस ऑफिसर्स लोग को रहने के लिए मिल जाता है, सरकारी बंगला। ठीक है ना, रानी बन नहीं सकता तो क्या हुआ, फीलिंग तो ले ही लेगा रानी वाली, है कि नहीं। चलो, टाउन सिटीज एंड द प्री कॉलोनियल टाइम्स, दे केम टू रिप्रेजेंट स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड द कल्चर। जैसे जैसे एक टाउन बनता है, टाउन का अपना स्पेसिफिक कल्चर और इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने लग गया। बहुत सिंपल एग्जांपल है, पहले के टाइम पे क्या गांव में टॉयलेट होता था घर पे? नहीं, बाहर होता था। क्यों? ये लोग बोलते थे अरे घर में कैसे टॉयलेट हो सकता है, ठीक है ना, मगर टाउन में बाहर जा सकता है क्या टॉयलेट बनाने? नेसेसिटी था, क्योंकि लोग जब डेंसिटी में रहते हैं तो कहां जाएंगे वॉशरूम, औरत लोग जब डेंसिटी में है तो कहां जाएंगे वॉशरूम। वो नेसेसिटी था घर में बनाने का, वो कल्चर, नया कल्चर अपना डेवलप करने लगता है। अब तुम लड़की लोग, अभी जैसे यहां का कल्चर है 11-12 में तुम लोग सूट पहनने का, ठीक है ना, स्कूल कल्चर में जाओगे, ये कॉलेज कल्चर है, स्कूल कल्चर में जाओगे तो क्या पहनते हैं? स्कर्ट, है कि नहीं। यूएस कल्चर में जाओगे तो भाई उनके हिसाब से कोई भी ड्रेस पहन सकता है। जैसे अपना तो यहां पर यूनिफॉर्म है ना, वहां पे यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं है, जो भी कुछ भी पहन सकता है। हाँ, ये तो इमेजिन करने लग गया अपने आप को। आजा आजा वापस आजा, यूएस से नहीं गई तो अभी, ठीक है ना। इन द कंट्री साइड द पीपल सब्सिडेड बाय कल्टिवेटिंग द लैंड एंड अगेन एंड एजिंग द फॉरेस्ट एंड रेयरिंग द एनिमल। द टाउन बाय कॉन्ट्रास्ट वर प्रिपेयर्ड बाय आर्टिसन, ट्रेडर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड रूलर्स। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आदमी लोग क्या करने लगा, गांव में क्या करते हैं लोग? खेती, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज चालू हो गया, और वही जगह में गांव, ये शहरों में क्या होने लगा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जैसे कि आर्टिशंस, ट्रेडर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड रूलर्स, यहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी होने लगा। तो अब हम लोग ये समझेंगे किस तरह से ये दोनों चीज एक दूसरे में मिक्स होता था। समझ में आ रहा है? द टाउन डेमोन्स्ट्रेटेड ओवर द रूरल पॉपुलेशन, थ्राइविंग ऑन द सरप्लस एंड द टैक्सेस थ्राइव फ्रॉम द एग्रीकल्चर। ठीक है, टाउन्स ज्यादातर कौन लोग रहते थे? जो रूरल पॉपुलेशन थे वो जाके वहां पर रहेंगे ना। आर्टिसन लोग कहां रहता था जी? जो मिट्टी का घड़ा बनाता था वो कहां रहता था पहले? गांव में। भाई वहां जाके रहने लग गया तो रूरल एरिया को, अर्बन एरिया को कौन डोमिनेट करने लगा? रूरल पॉपुलेशन डोमिनेट किया। और दूसरा, जो सरप्लस जो टैक्स लेता था, भाई एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए पैसा चाहिए ना जी। हाँ, पैसा कहां से आएगा? टैक्स से। और टैक्स कौन दे रहा था? एग्रीकल्चर फार्मर्स दे रहे थे ना। मतलब एग्रीकल्चर फार्मर से कलेक्ट करके टैक्स, वो चीज एडमिनिस्ट्रेशन में खर्चा किया। द टाउन एंड द सिटी वेयर ऑफ देन फोर्टिफाइड बाय द वॉल्स सिंबलाइज द सेपरेशन फ्रॉम द कंट्री साइड। ये आप देखो, जैसे जैसे टाउन में, जिस जैसे टाउन में लोग आके रहने लगे, तो ब्रिटिश ऑफिसर्स भी तो थे, अपने लोग भी तो दूसरों से अलग दिखना चाहते हैं ना, है कि नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अपना जो एरिया है जहां पर वो लोग रहता था, जैसे कि ये एरिया है रहता था, ये लोग फोर्टिफाइड बना लिया, मतलब बाउंड्री वॉल खड़ा करके उसको सेपरेट कर दिया फ्रॉम दूसरा सिटी से। जगह वही है, ये पूरा स्पेस एक ही है, बट इन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा जगह में फोर्टिफिकेशन करके अपने आप को यहां रखा और दूसरों को यहां रखा, जिसके कारण एक दूसरे में सेपरेशन का भावना क्रिएट हो सके कि हम और तुम अलग हैं। These were the verses of the flow of human and the goods from town to villages. Where the town were attacked, people often shelter from the countryside. The trader and the peddler took goods from the town to sell in the village, extending the market and creating the new pattern of consumption. देखो, ये जो सामान था आना जाना, ह्यूमन एंड गुड्स, दोनों वाइज वर्सा था, दोनों। समझो, जो टाउन वाला एरिया था, जब भी कोई फॉरेन ट्रेडर्स आएंगे या ये आते हैं, कौन आते हैं? अरे बाहर के इन्वेजन वाले आते हैं, तो वो लोग टाउन को हमेशा तबाह करने के लिए रखते हैं।
अब जैसे ही पता चला भाई इन्वेटर्स आए हैं, बेड़िया बिस्तर भागो और सीधा भागो कहां? गांव। अरे कोविड के टाइम में नहीं हुआ था? हाँ, जो लोग आया था, कितने लोग पैदल वैदल चल के जा रहे थे। हाँ, कहां भागते हैं? गांव। अपने, अब मैं रांची में रहूंगा, तुमको क्या लगता है कि मैं रांची में रह के यहां पर स्कॉर्पियो खरीदूंगा? पैसा हुआ तो नहीं, बेवकूफी है। यहां पर कौन देखता अपनी को? गांव में खरीदने का अलग ही ढौस है। आदमी टॉर के लिए खरीदता है सामान, अपना स्टेटस दिखाने के लिए। यहां पर किसको स्टेटस दिखाए? अपने लोग स्कॉर्पियो पास है, इनके पास बीएमडब्ल्यू है पे, तो बीएमडब्ल्यू के सामने स्कॉर्पियो क्या दिखेगा? गांव में स्कॉर्पियो सबके पास ना है, वहां पर खरीदो तो मूछ ताव में रहता है। समझा? अब बात समझ। अब जो फार्मर्स है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया हुआ है, उसको अच्छा दाम कहां मिलेगा? टाउन में। तो वो अपना सामान यहां लेता था, ये लोग कभी कभी यहां आता था, और ये लोग का पैटर्न बनता था, जिसके कारण फ्लो ऑफ गुड्स इधर से उधर हो सकता है। इसी का रिलेशनशिप भी अच्छा बना हुआ था। समझ में आया? समझ में आया? चल, the presence of the emperor and the nobleman in the urban center meant the wide variety of service had to be provided. Artisan produced exclusive handcraft for the household, for the nobles. The grain from the countryside brought to the urban market from the town dwellers and the army. ठीक है, अब समझो। जैसे कि नोबल, जैसे कि अब राजा लोग कहां रहता था? एकदम नहीं, अर्बन एरियाज में। राजा लोग, राजा और नोबल, मंत्री लोग कहां रहेगा? अर्बन एरिया में। जैसे जैसे राजा और नोबल्स रहने लगा और आर्मी रहने लगा, कि नोबल्स के साथ आर्मी है, राजा के साथ आर्मी है, तो उनका कंजप्शन पैटर्न तो देखना पड़ेगा ना जी। ठीक है ना? जैसे जैसे राजा और उनके मंत्री रहने लगे, उनको सर्विस देने के लिए और लोग आने लगे। मालिक मालिक क्या चाहिए आपको? अरे हमको तो वो नहीं, मेरा ना गैस होता है, हमको गाय का दूध चाहिए। गाय रख लो बे, 25। नहीं नहीं नहीं, मेरे को, अरे यार मेरा ना रात को ना म्यूजिक सुनने का मन करता है। डांसर्स रखो, कुछ म्यूजिशियन को खरीद के ले आओ। क्या ये बिजनेस चला? रात को 1 घंटे का म्यूजिशियन, सोचो एक ब्रांड है, बैंड है, ठीक है ना, वो रात को 1 घंटा 2 घंटा म्यूजिक चलाएगा। राजा लोग के लिए इंजॉयमेंट था कि भाई दिन भर क्या है, क्या करना है। अपने लोग इंडियंस लोग में नहीं होता है, अरे पैसा, अगर पैसा होता है तो इंडियंस हो फॉरेनर हो, पैसा है, दिन भर थक गया, काम किया, 3 महीना 4 महीना बहुत मेहनत किया है, चल जाए, जाके आराम से मसाज पार्लर में मसाज लेके आते हैं। क्या है? यू आर एक्सटेंडिंग योर सर्विसेज। व्हेन यू नीड सर्विस, पीपल आर देयर टू प्रोवाइड यू सर्विस। और जैसे ही वो पीपल तुमको सर्विस प्रोवाइड करेगा, यू हैव टू पे देम। इससे इकोनॉमी रन करता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कैसे अर्बन सेंटर्स बढ़ा? जैसे जैसे लोग आने लगे, जैसे जैसे उनको सर्विस रिक्वायर्ड हुआ, लोग आके सर्विस देने लगे, और जैसे जैसे लोग सर्विस देने लगे, उससे इकोनॉमी ग्रो करने लगा। अब सिर्फ क्या ऐसे ही खाली नोबल्स और किंग से ही इकोनॉमी चल रहा था? नहीं, टेंपल से भी चलने लगा। टेंपल से भी चलने लगा। मतलब क्या है? कुछ ऐसे जगह हैं जो फेमस टेंपल्स बनाए गए हैं, जिसका वन ऑफ द ये है मदुराई एंड कांचीपुरम। यहां पर क्या किया इन्होंने? बताओ भाई, किसी को पता ही नहीं है, लोग लेट आते हैं। चलो स्टार्ट, कम बैक, क्योंकि फिर क्लास जल्दी खत्म करेंगे, ठीक है ना? तुम लोगों को लेट हो जाता है फिर घर जाने में। अब जैसे जैसे टेंपल्स आने लगे, ठीक है ना, फेमस प्लेसेस में टेंपल्स आने लगे, टेंपल्स क्या किया? वहां पर लोगों का जमावड़ा करने लगा। कैसे? टेंपल एक खुद को एक ट्रस्ट है, ठीक है ना। मंदिरों में जैसे फेस्टिवल्स होते हैं, रामनवमी हो गया या दुर्गा पूजा हो गया, तो वहां पर फेयर वेयर लगने लगे, झूला वूला लगा दिया। अब तू भाई अपना बच्चे के साथ आया, और आएगा तो खुद ना खुश हुए, तो बच्चा नहीं करेगा क्या बोल जरा, ठीक है ना। ये अपना बच्चे के साथ आया, तो चलो मंदिर के लिए आया या मस्जिद के लिए आया। जैसे जैसे तुम टेंपल एरियाज में गया, तो वहां पर जैसे तुम दर्शन किया, तो बाहर आके क्या करोगे? पेट पूजा। पेट पूजा के बाद बच्चे का मन है मेला घुमा दो, ठीक है ना। कितना इंडस्ट्री चलने लगा देख तो, एक चीज से, सिर्फ मंदिर से, ठीक है ना। अब फिर तुम लोग जैसा अहिरावण औरत लोग जाएगा, तो जाके सबसे पहले नेल पॉलिश, हाँ ब्यूटी पार्लर का सामान, और ये, और वो लोग जानबूझ के चूड़ी उड़ी रख देगा सामने, रंगीन रंगीन चूड़ी। हाँ, और फिर तुम लोग फिर
पति लोग कैसे देखेगा, चूड़ी नहीं दिलाएगा हमको, तो बेचारा पति क्या करे, वो दिलाएगा भाई, गरीब आदमी, रात को मार थोड़ा खाना है, ठीक है ना, भाई दिलाया अपना। इससे क्या हुआ, इकोनॉमी रन करने लगा। ये हमें समझना क्या है, ये ब्यूरोक्रेट्स की तरह समझो, ब्यूरोक्रेसी की तरह। जब कोई सेंटर्स में, कोई जगह में तुम इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाओगे तो वहां पर एक तो लोग डिपेंडेंट होंगे, लोग का चहल पहल होगा, और दूसरा सबसे बड़ी बात, उससे रेवेन्यू जनरेट होगा। जो आया है, मान ले गोलगप्पे वाला, तुम लड़की लोग का मुंह से पानी निकलने लग गया गोलगप्पा सुन के, जो गोलगप्पे वाला आया, अच्छा है मेरा बहन नहीं है क्लासेस में, मेरी बहन ऐसे सुन लेगी ना गोलगप्पा, उस करके निकल जाएगी, फिर वो ऐसे ऐसे वो पता ही नहीं चलेगा ये कब कूद के चली गई, 3 तल्ला बिल्डिंग से कूद गई है ना गोलगप्पा खाने, ठीक है ना। चलो, तो हुआ क्या, जब वो आदमी जो गोलगप्पा बेच रहा है वो अपने रॉ मटेरियल नहीं खरीदेगा, आलू खरीदेगा, प्याज खरीदेगा, तेल खरीदेगा, पानी बनाएगा, वो जो सूजी है, आटा है, जो भी है, ठीक है ना, जो भी है वो यूज करेगा, तो वो कहां जाएगा, अरे गांव जाएगा रे सस्ता लाने के लिए, तो गांव से वो लाके आएगा। या तो बहुत आदमी क्या करते हैं, गांव के आदमी लोग वहां पर अपना ठेला लगाते हैं, कुछ दिन के लिए मेला हुआ है, 15 दिन का, 12 दिन का, ठेला लगाएंगे, पूरा ढंग से कमा लेंगे। और सबसे बड़ा एग्जांपल कहां जानता है, दिल्ली में मैं देखा था चित्तरंजन पार्क में, वो वन ऑफ द वेरी गुड प्लेस है, दुर्गा पूजा के टाइम पे वहां पर जो मार्केट लगता है दुर्गा पूजा के टाइम पे, गोलगप्पा, मोमो, चाउमीन, सब, ठीक है ना। और मंदिर को पूजा घूमने थोड़ा ना आता बच्चा लोग के लिए भगवान क्या है, मूर्ति है, उनके लिए एंजॉयमेंट क्या है, वो पीपल है, वो फूड है, उनके लिए गिफ्ट्स है, कौन सा वो भगवान को एकदम प्राप्त करने वाले लोग हैं, ठीक है ना। और माँ बाप का खुशी भगवान देखने के लिए थोड़ी ना है, माँ बाप का खुशी जो बच्चा जब खाता है ना, जो उसके मुंह में, उसके चेहरे में जो खुशी होता है ना, वो उसका ये है, रिवॉर्ड है, समझ रहा है। उससे कितने लोगों का ये चला मंदिर का फेस्टिवल के नाम पे, ठीक है ना। और ये सोशल बॉन्डिंग भी क्रिएट करता है, समझा, तू आया, हम आया, ये भी आया, हम लोग सब मैं बैठा मंदिर में पूजा किया, और भाई क्या हाल चाल, बस बढ़िया, और तेरे घर में नहीं यार, फिर देखो कैसे चीजें बदलती भी है। तेरे घर में लड़का है, ओके हाँ, लड़का शादी करने के लिए क्या कर रहा है, ये कर रहा है, तुम्हारा तेरी बेटी है, बोला हाँ, क्या कर रहा है, ये कर रहा है, देख लो, दोनों एक दूसरे में बात कर लो, बातचीत करते करते पता नहीं रिश्ता भी बन जाए, समझ रहा है। सोशल बॉन्डिंग से तुम्हारा लिंकिंग प्रोसेस भी बनता है, समझ में आया। रिश्तेदार क्या है, अगर तुम्हारे शादी में कोई रिश्तेदार ना है तो रिश्तेदार थोड़ी ना है, उताएंगे ना, मुंह दिखाने के लिए है, मगर आएंगे ना, ये बोलेगा मेरा तो कोई रिश्तेदार ही नहीं है, नहीं रहे। स्टोरी समझ में आ गया। चलो, तो मदुरै वो यहां पर स्पेशल फोकस किसमें था, टेंपल में। द टाउन वर इंपॉर्टेंट फॉर कमर्शियल सेंटर, द रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ्टन कोइंसाइड विद द फेयर्स लिंकिंग पिलग्रिमेज विद द ट्रेड। जैसे जैसे यहां पर ट्रेड, ये फेयर वेयर होने लगा, मतलब मेला वेला लगने लगा, अपने आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ने लग गया, समझ में आ गया। चलो, अब चेंज इन द 18th सेंचुरी, द ग्रेजुअल इरोजन ऑफ द मुगल पावर लेड टू द डिसमाइस ऑफ द टाउन एसोसिएटेड विद देयर रूल। द मुगल कैपिटल दिल्ली एंड आगरा लॉस्ट देयर पॉलिटिकल अथॉरिटी। द ग्रोथ ऑफ न्यू रीजनल पावर रिफ्लेक्टेड इन द टाउन ऑफ लखनऊ, हैदराबाद, श्रीरंगपट्टनम, पूना, नागपुर, बड़ौदा एंड तंजौर, द प्रेजेंट डे तंजौर। जैसे जैसे मुगल्स का अपना पावर कम होने लगा, रीजनल रूलर्स आने लगे, समझ में आ रहा है। अरे मुगल का जो पूरा पावर कंप्लीट कम कैसे होता है, जब बगावत आता है, जो बगावत किया वो अपने आप को एक रूलर बना लिया ना कि नहीं, समझ में आ रहा है। जैसे जैसे रूलर बनाया तो हम लोग को ये समझ में आ रहा है, पहले आदमी लोग आगरा और दिल्ली क्यों जाते थे, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एक ही जगह था। देख के लग तो नहीं रहा है, समझा, ठीक है ना। पहले मुगल का क्या कॉन्सेप्ट ये था, मुगल सिर्फ 2 जगह से रूल करते थे, दिल्ली और आगरा, ठीक है ना। और दिल्ली और आगरा से रूल करने का मतलब है कि जितने नोबल्स थे हिंदुस्तान के, जितने नोबल्स हैं, वो लोग यही दोनों जगह में रहते थे ना जी।
तो जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है, सोचो अगर बंगाल से किसी आदमी को अपना एक अच्छा रेशम का कपड़ा बेचना है, तो ही हैज टू ट्रेवल फ्रॉम कोलकाता, मतलब कलकत्ता, मेदिनीपुर टू आगरा टू सेल हिज प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? अब हुआ क्या, जब ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर गिर गया और बाकी सब जगह आने लगे, जैसे कि हैदराबाद का निजाम आने लगा, ठीक है ना, फिर तुम्हारा श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान आने लगा, ठीक है ना, उसके बाद पूना में बाजी रे बाजी नहीं आता है, शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, एक्चुअली उनका नाम, हिज नेम शुड बी कॉल्ड इन वेरी वेरी ड्यू रिस्पेक्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है ना। वो जब आए पावर में, पावर का कॉन्सेंट्रेशन मुगल्स का जो दो रीजनल पावर था, दो सेंटर था, उससे डिवाइड होकर जगह जगह डिवाइड होने लगा। जैसे से डिवाइड होने लगा, जैसे से एक नया रूलर बना, वो अपने मंत्री, मतलब अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए अपने नोबल्स करने लगे, तो वो सेंटर और बढ़ने लगा। अब मुझे जो आदमी महाराष्ट्र का है, बॉम्बे में है, मानो उसने एक रेशम बनाया, वो क्यों जाके बेचेगा, कहां बोल दो, आगरा में, इससे अच्छा पूना जाके बेचना देगा, 2 घंटे का रास्ता। बहुत सिंपल है। रीजनल पावर्स अब आने के कारण जो डिवीजन जो जाना था ये दो एक्सेसिवली दो जगह में, वो कम हो गया। समझ में आ गया? स्टोरी समझ में आ रहा है? ठीक है। The trader, administrator, artisan and other migrated from the old Mughal center to these new capital in search of works and patronage. ठीक है ना। जैसे कि अब मानो ये हुआ था औरंगजेब के टाइम पे, औरंगजेब क्या करता था, वो पेंटिंग एकदम बिलीव नहीं करता था, पेंटिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, पेंटिंग वेंटिंग म्यूजिक व्यूजिक कुछ नहीं होना चाहिए। भैया तेरे बाप दादाओं ने तो पेंटिंग पेंटर्स को और इनको रखा था, क्या म्यूजिशियन को रखा था, ठीक है ना। अब वो उनके बच्चों को उन्होंने अपना हुनर सिखाया, अब तुम बोल रहे हो हम नहीं रखेंगे, तो वो कहां जाए। तो वो लोग क्या करते थे, फिर अपना सर्च ऑफ वर्क के लिए जाते थे दूसरी जगह में, राजपूत चले गए, राजपूताना, मेवाड़, मारवाड़, ये सब जगह में। फिर बोले कि भैया क्या करें, भैया हम आए हैं कहां से, मुगल कोर्ट से, क्या करते थे, पेंटिंग करते थे, चलो बनाओ हमारा पेंटिंग, टक 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 टक, अरे वाह क्या सुंदर होना है, चल ठीक है ना, मेरी 25 रानियों का भी तो बना। भाई फायदा होता था। सोच, एक गुस्सा है, पूछना ही नहीं उसको, दूसरे के साथ रह लो, दूसरा गुस्सा तीसरे के साथ रह लो, तीसरा गुस्सा, जब तक 25वें का नंबर आता था पहला वाला अपने आप ही मान लेता था, बोला रहने दे यार, ठीक है ना, इसका कोई भरोसा नहीं है, 25 के जगह 50 शादी कर ले। पैसा था ना जी, यहां तो एक को संभालना मुश्किल है, और गलती से तुम जैसे बच्चे पैदा हो गए तो जो इतना खर्चा कराते हैं कि आदमी ने उधर से छोड़ दे यार, गंगा नहा लो, ठीक है ना। तो चलो, तो तुमको समझ में आ गया कैसे कैसे लोग अब माइग्रेट होने लगे, टाउन बनने लगे, टाउन में कैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर बनने लगा, कैसे नोबल्स वहां पर दूसरे जगह अपना अपना नोबल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनने लगा, उसके कारण अब लोग जो अनएम्प्लॉयड हुए वो यहां पर आने लगे बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए। जो जब मान लो अब शिवाजी महाराज ही थे या साहू जी महाराज थे, वो इतने ज्यादा पोलाइट बाय हार्ट थे, ठीक है ना, एज अ पर्सन इतने पोलाइट बाय हार्ट थे, उनके साथ काम करने में मजा आता था। समझ रहा है? आदमी कब किसके साथ काम करता है, जब आदमी दूसरा वाला आदमी ना पोलाइट हो, या आगे वाला आदमी के पास पावर हो, पर पावर के साथ पोलाइटनेस होना चाहिए, तब तुम्हारे साथ कल काम करेगा। तुम ब्यूरोक्रेट बन जाओ, तुम आईएएस बन जाओ, देखना कभी जिंदगी में उन्नति नहीं कर पाओगे अंटिल अनलेस यू आर पोलाइट। तुमको पता होना चाहिए आगे वाले जो नीचे वाले दबे हैं ना, जो तुमसे नीचे वाले लोग हैं, उनसे कितना अच्छे से बात कर सको, और तुम अच्छे से बात कर सकते हो, वेल टू डू, और तुम अच्छे से बात नहीं करोगे तो वो तुम्हारे लिए कभी काम नहीं करेंगे। समझा? मगर पोलाइटनेस का मतलब ये भी नहीं है कि किसी को सर पे चढ़ा लो, ठीक है। तो यू शुड बी नोइंग बैलेंस ऑफ पावर। जब किसी को उसका प्रॉपर पोजीशन दिखाना है उसको दिखा दो, मगर जब उसको साथ लेके चलना है उसको लेके चलना भी चाहिए, ठीक है। आ जाएंगे, ठीक है ना। अब ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देख लेना। Some local notables and the official associated with the Mughal rule in North India used
दिस अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ न्यू अर्बन सेटलमेंट। जैसे जैसे वो वीक होने लगा, ठीक है ना, तो कुछ जो लोकल रूलर्स है, ठीक है ना, ये जमींदार बोल लो, लोकल रूलर्स बोल लो, जो भी है, वो लोग नया टाइप का एस्टैब्लिशमेंट बनाने लगा, ठीक है ना, नया टाइप का मार्केट। भाई तू मानेगा कब, तुम लोग सब मानोगे कब, जब सोचो तुम लोग सब खेती वाले हैं, ठीक है ना, तुम लोग को जाना पड़ता था कहां पर, बहुत सिमदेगा जाना पड़ता था मान ले, फिर वो जाके सिमदेगा में बेचना पड़ता था। मैं एक लोकल रूलर आया, मैं क्या करूंगा, मेरे को तुम लोग तब मानोगे जब मैं तुम लोग का जो जाने का जो मेहनत है वो मैं रोक के यहीं पर तुम लोग के लिए ऐसा कर दूं कि तुम्हारा सामान यहीं बेच के तुम लोग घर में शांति में बैठो। समझा? अब वो नया चीज क्या है, दिस अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट न्यू अर्बन सेटलमेंट सच एज क्वासबंद गंज, ठीक है ना, क्वासाबंद गंज, क्वासाबीज ना, खासाबीज, अ स्मॉल टाउन। ये क्या है, स्मॉल टाउन है इन द कंट्री साइड, ऑफ्टन अ सीट ऑफ लोकल नोटेबल, एंड गंज का मतलब क्या है, मॉल, फिक्स्ड मार्केट। अरे जो तुम्हारा ये न्यूक्लियस मॉल है जी, उसको क्या बोलते हैं, गंज। और इसको क्या बोलते हैं, अबे रांची, स्मॉल टाउन। यू ऑल स्मॉल टाउन पीपल, मतलब बोल कौन रहा है गांव का आदमी, ठीक है। बोथ क्वासबंद एंड गंज डेल्ट इन द, देखो ये दोनों मार्केट ही है ना, एक मॉल है और एक स्मॉल टाउन है, बट दोनों ही एक चीज में डील करते थे, दोनों ये चीजों में डील करते हैं, क्लोथ्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड मिल्क प्रोडक्ट। दे प्रोवाइड फॉर नोटेबल फैमिलीज एंड द आर्मीज, ठीक है ना, आर्मी एंड पीपल के लिए होता था। समझ में आ रहा है? अभी तू मॉल चला जा, तेरे को क्या मिलेगा, कपड़े मिलेंगे कि नहीं, भले पुमा के मिले, वही ये बगल वाला दुकान में कपड़े मिलेंगे कि नहीं, मिलेंगे, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट समझ रहा है? वहां पर तेरे को फ्रूट्स नहीं मिलेंगे क्या, वहां पर बड़ा बड़ा फूड कोर्ट नहीं है क्या अंदर, मॉल के अंदर, हाँ, आदमी लोग जाता है ना, एक बर्गर 200 रुपए का खाने के लिए, अभी 80 हो या 200, अपने लोग को 15 रुपए वाला ही आता है, अब रोड साइड में अपने लोग को 15 में मिलता है, ठीक है ना। अबे बहुत सिंपल है, लिट्टी चोखा ही देते हैं ना ये लोग, हाँ, रोड साइड का लिट्टी चोखा खा 30 रुपए में मिलता है, और वो लोग ऐसे ही करके तोड़ के वही देके, बस चांदी का छोटा सा अच्छा शाइनिंग बर्तन, ये दूसरा प्लेट, उस थोड़ा सा ऐसे करके, हाँ वो हाँ, अरे धनिया धनिया रे, धनिया धनिया बेचेगा ना तेरे को, 5 का धनिया 50 में कैसे बेचेगा वो, ऐसे उठा के ऐसे ऐसे करेगा, थोड़ा सा नमक ऐसे ऐसे करके, चाट मसाला और डाल के डाल देगा, और डाल देगा 200 रुपीज पर प्लेट। और तुम बोलोगे यार सो ब्यूटीफुल, यार क्या मजा आ गया, भाई ये 60 रुपए बेचारा वाला, 30 रुपए वाला को तुम लोग कोई इज्जत ही नहीं है। The European commercial company had set up the base in the different places during the Mughal era. The Portuguese in Panji. देखो ये सब ना याद रखना, हाँ, ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा जो यूरोपियन रूलर्स आए थे, जो भी यूरोप से आए थे, कौन सा का पावर कहां पर था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूं। पोर्टुगीज क्या है, पंजी, डच इन मौसलीपट्टनम, ब्रिटिश इन मद्रास एंड फ्रेंच इन पौंडीचेरी। रट्टा मार लेना सबको अच्छा से। In 1763, with the expansion of the commercial activity, town grew around this trading center. By the end of the 18th century, the land-based empire in Asia were replaced by the powerful sea-based European empires. ठीक है ना? अब एशिया में क्या थे? पहले लैंड बेस्ड रूलर थे, मतलब जो जमीन पर रूल करते थे। अब उसके बाद बीच में 18th सेंचुरीज में क्या हुए, सी बेस्ड एम्पायर आने लगे यूरोप से। अरे पोर्टुगीज ये लोग कहां से आए जी, जहाज से ना आएंगे जी, हाँ, समझ रहा है कैसे, लैंड बेस्ड कन्वर्टेड टू द सी बेस्ड। पहले जो भी आना आता था कैसे आता थे, सिंध विंध कैरी करके ट्रैवल करके आएंगे, बस समझ रहा है। पहले अगर कोई भी आना होता था, ठीक है ना, ये वाला रूट से आएंगे, ठीक है ना, पहाड़ों को। अब ये बोल रहा है 18th सेंचुरी में अब लोग यहां से नहीं, सीधा नदी से आते हैं, ठीक है ना, जहाजों में। क्योंकि तू यहां पर अगर बैठेगा
तो यहां पर तू 3 आदमी लगा दे, वो जो भी आदमी आके यहां से यही कर चढ़ के ना आएगा जी, बस समझ रहे हैं, ऊपर बैठा हुआ है, बस उसको तीर कमान चलाना है। ये 3 आदमी कम से कम 300 आदमी को मार देगा, ठीक है ना। एक आदमी ऊपर ऐसे करके ऐसे मारने से अच्छा मारो छुप जाओ, फिर लगाओ, फिर मारो, फिर छुप जाओ। सोच रहा रेशियो कितना खतरनाक है, 3:10 वाला। सोच रहा मैं 3:30 नहीं, 3:10 भी हुआ तो भी कितने आदमी है, मैंने तो सिर्फ 100 आदमी रखा, हजारों को फौज को हरा देगा, समझ रहा है। और तीर जब ऊपर से आता है कितना ज्यादा तेजी से आता है, ग्रेविटेशनल पुल है ना जी। हाँ, समझ में आ रहा है। चलो, अब इससे ज्यादा साइंस पढ़ाने वाला था मैं, फिर मैं अपने आप को रोक लिया। अभी अभी mg² समझा देता मैं तुम लोगों को, मतलब छोड़ो यार, कौन पढ़ा इतना। विद द एक्सपेंशन ऑफ द कमर्शियल एक्टिविटीज द टाउन व्यू अराउंड दिस ट्रेडिंग सेंटर्स, ठीक है ना। विद द एंड ऑफ द 18th century द लैंड बेस्ड दिस was replaced by the powerful sea-based European empire. The force of international trade, mercantilism and the capitalism now came to define the nature of the society. Now, अब मेरे को ये बता, फोर्सेस इन इंटरनेशनल ट्रेड, सो ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया, आ गया समझ में। हाँ, सबका क्लियर है, आगे बढ़े। अब तुम लोग मार खाएगा मेरे से, अब एक एक जन मेरे से इतना अच्छा सुनेगा ना। अब मेरे को समझा, तुम लोगों को समझ में आ गया। अब मेरे को समझा, फोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड मर्चेंटिज्म। व्हाट इज मर्चेंटिज्म? क्या है जी मर्चेंटिज्म? देखा, काम चोरो, मैं हमेशा शुरू से बताता हूं, इट इज नॉट कि ये हिस्ट्री का क्लास है तो मैं बता रहा हूं, मैं एक चीज हमेशा बता रहा हूं, फिर से सुन लो। जीवन में आगे बढ़ना है तो एक तो क्लास में कंसंट्रेशन रखो, और दूसरा जो समझ में नहीं आता है ना, तो डोंट फेक ही, सर को पता हो या ना हो। अगर सर को, टीचर को नहीं भी पता होगा ना, तो वो सीख के आके बताएगा तुमको, मगर वो बताएगा आके। डोंट प्री एज्यूम द थिंग्स। कितने जन को मर्चेंटिज्म पता है यहां पर? गुस्सा का लेवल मत चढ़ा रहे फालतू का। मर्चेंटिज्म का मतलब यह है कि जो कंट्री एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सोचे, जो कंट्री दूसरी कंट्री से अपना सिर्फ मतलब एक्सपोर्ट से रखे, समझे। अब वो एक्सपोर्ट से अपना इकोनॉमी को इतना तगड़ा बनाए कि वॉर बाय इकोनॉमी, समझ में आ रहा है। अपने इकोनॉमी को इतना तगड़ा बनाओ, मतलब एक्सपोर्ट इतना बढ़ाओ। एक्सपोर्ट शुड बी मोर देन इंपोर्ट, मर्चेंटिज्म का मतलब है। तब वो कंट्री अपना इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग होगा ना, वो दूसरे को अपने आप डोमिनेट कर जाएगा, समझ में आ रहा है। तो अब ये बोल रहा है कि भैया अब के समय में लोग बंदूक से नहीं, पैसे के ताकत से लड़ना चाहते थे। इसी के लिए इंटरनेशनल ट्रेड कितना ज्यादा फ्लरिश किया, मर्चेंटिज्म कितना ज्यादा फ्लरिश किया। अरे पोर्टुगल, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कभी नहीं बढ़ता अगर ब्रिटिश एम्पायर तो सपोर्ट नहीं करता। फ्रेंच कंपनीज कभी नहीं बढ़ता अगर फ्रेंच गवर्नमेंट उसको सपोर्ट नहीं करता। समझ में आ रहा है भैया। आर्मी कहां से लाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी तो तुम लोग सुना है, आया, युद्ध किया, ये किया, आर्मी क्या उसका पैदा करेगा वो? हाँ, किससे मांगा? अपने सरकार से। और सरकार का पॉलिसी क्या था? मतलब मैं इतना ज्यादा ट्रेडिंग सेंटर्स को, इतना ज्यादा अपने कंट्री में पैसा फ्लश करके लेके आऊं कि दूसरा देश मेरे देश के सिर्फ इकोनॉमी से ही डर जाए, लड़ना तो छोड़ दो। समझ में आ रहा है? अब आया कचड़ा लोग। और कैपिटलिज्म क्या है? पूंजीवाद। मतलब जब कुछ पॉलिटी, मतलब जो रिच ट्रेडर्स हैं या रिच मर्चेंट्स हैं, जब वो लोग राज करने लगे और वो लोग इन्वेस्टमेंट करने लगे दूसरे देशों में, ठीक है ना, जिससे कि उनको और प्रॉफिट आ सके, उसको हम लोग कैपिटलिज्म बोलते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन द फ्यू हैंड्स। समझ में आया? अब समझ में आया? एक एक लाइन, एक एक वर्ड समझना है अपने को, क्योंकि मैं आज छोड़ के चला जाऊंगा ना, तो तुम लोग का गलती क्या है? हाँ,
नींद आना बड़ी बात नहीं है, मगर झूठ तो नहीं बोलो। झूठ नहीं बोलेगा तो मेरे को दिक्कत नहीं है, झूठ बोलेगा तो फिर मैं रगड़ दूंगा। नींद आ रहा है सर? हाँ नींद आ रहा है। या तो तुमने सफिशिएंटली सोया नहीं होगा या रात को मोबाइल चलाया होगा। तो सफिशिएंटली नहीं सोया तो तुम लोग एक तो पता नहीं क्या कर रहे हैं यार, सिस्टम क्या बनाया हुआ है रांची में, नोट्स के ऊपर नोट्स पीडीएफ डाल दो और बच्चा लोग को बोलो लिख के लाने के लिए। मतलब क्या इडियट वाला कॉन्सेप्ट है, समझ में नहीं आता है। क्लास में डिक्टेट कराओ ना, क्या करता है तुम लोग क्लास में? टीचर लोग करता क्या है जी? द कॉलोनियल गवर्नमेंट वाज कीन इन मैपिंग। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नया चीज लाने कौन लेके आया? कॉलोनियल गवर्नमेंट। किसको बोलते हैं इसको? मैपिंग। इट फेल्ट दैट द गुड मैप्स वर नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द लैंडस्केप एंड नो द टोपोग्राफी। देखो जब तक लैंडस्केप और टोपोग्राफी पता नहीं होगा ना तुम मरोगे। कैसे? तू जंगल गया लड़ने के लिए, तेरे को पता ही नहीं वहां पर कि कैसा टोपोग्राफी है, मतलब बारिश कब आता है। अब बारिश से तुमको कितना नुकसान है, तुम तो अपना फौज लेके चला गया, ठीक है ना? तुम 1000 का फौज लेके गया, वो लोग कितने जाने? हजारों में है, तुम हजारों में है, वो लोग कुछ 100 में है। वो लोग सिर्फ क्या काम करेगा? बारिश तक वेट करेगा। जैसे तुम लोग जंगल में अंदर जाएगा और तुमको टोपोग्राफी पता नहीं है या तुम लोग डेमोग्राफिक वो एरिया पता नहीं है, तो एक तो तुम जंगल में खो जाओगे, ठीक है ना? पहला तो तुमको वैसे ही खोज खोज के निकाल के कूटेगा, ठीक है ना? और दूसरा अगर वहां बारिश हुआ तो उनको पता है कि जंगल में कितने भेड़िए और कितने शेर और बिच्छू रहते हैं, उनको सिर्फ तुम्हारे ऊपर फेंकना है, बात खत्म हो गया। समझा? इसी के लिए लैंडस्केप पता होना बहुत जरूरी था, ये लोगों को समझ में आ गया था। इसी के लिए ज्योग्राफी में कैटोग्राफर करके एक सीट होता है, मतलब मैप मेकिंग, और बहुत बड़ा पोजीशन होता है। 10 को पता है, दूसरे को नहीं पता। चलो, इट इज फेल्ट दैट द गुड मैप इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द लैंडस्केप एंड नो द टोपोग्राफी। द नॉलेज वुड अलाउ अ बेटर कंट्रोल ओवर द रीजन। ठीक है ना? जितना अच्छे से मुझे पता होगा मेरे यहां पर क्या ग्रो करता है, कैसे ग्रो करता है, कब कब ग्रो करेगा, तो मुझे कंट्रोल करना वो जगह को इजी होगा। ठीक है ना? अरे कोई कोई लड़का लोग नहीं होता है, बहुत शाना लोग, उनको पता है ना लड़की लोग कैसे अपना घूमता है, उनका मूड स्विंग कैसे होता है, इनको पता है कैसे डील करना है लड़की लोग को। इसके साथ नरम, इसके साथ गरम, इसके साथ दोस्तियारी वाला। कोई होता है ना कि पता है कि भाई ये बहुत गाली देगी, भाई इसके साथ उस हिसाब से बात करना है जिससे गाली तो ना पड़े, बेइज्जती हो जाएगी। ये नरम है, चल इसको तो कुछ भी बोल दो चलेगा। तीसरा सेल्फ रेस्पेक्ट वाला है, इज्जत से बात करने का होता है ना जी। हाँ एग्जैक्टली होता है जी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई आगे वाला आदमी कैसा है टू डील विथ। सेम है मैप, व्हेन यू अंडरस्टैंड द मैप यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरह से उस एरिया को कंट्रोल किया जा सकता है। समझ में आया मोरल ऑफ द स्टोरी? ठीक है। द टाउन मैपिंग गिव्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द लोकेशन ऑफ द हिल्स, रिवर, वेजिटेशन एंड ऑल इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग स्ट्रक्चर फॉर द डिफेंस पर्पस। ठीक है ना? एक तो तुमको खाना पीना ये सब तो तुमको मिलेगा, उसके साथ साथ तुम्हारा जो स्ट्रक्चर बना सकते हो तुम लोग, वो तुमको बनाने के लिए मदद मिलेगा। ठीक है ना? सो दैट कि तुम डिफेंस लेयर बना सको। मेरा जैसे कि बोलते ना, कौन सा हिमाचल प्रदेश में एक रानी थी ना, जो ना मुगल सैनिक लोग का नाक काट के भेज दिया था, क्योंकि उसे इतना बुरी तरह से उनको हिल में चढ़ाया। कुमाऊं की रानी थी, कोई कुमाऊं हिल्स की रानी थी, कितना बुरी तरह से हिल्स में चढ़ाने के बाद उनको घेर के मारा कि देखने लायक था। जब सरेंडर किया मुगल कोर्ट ने, जब सरेंडर किया, मेरे को रानी का नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना? जब सरेंडर किया तो रानी ने शर्त रखा, तुम लोग जीते जी तभी निकल सकता है तो सब अपना नाक कटवा के जाएगा। लिटरली सबका नाक यहां से काट के भेजा। चलो आजा। The institution like municipal corporation with some popular representation were meant to administer the essential service such as water supply, sewerages, road building and the public health. जैसे जैसे जगह टाउन बढ़ने लगा तो उनको समझ में आया कि भैया सिर्फ इंडियंस ही नहीं, हम भी रह रहे हैं। कौन? ब्रिटिशर्स। तो भैया हमको अगर रहना है, अगर हमको अच्छे से रहना है तो हमको तो इंश्योर करना पड़ेगा कि मेरे लिए एसेंशियल सर्विसेज तो मिले। ठीक है ना? अब मेरा काम तो है कि एक्सपेंशन करना, राज बढ़ाना, ये सब करना, तो मुझे एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा जो ये इंश्योर करे कि मुझे कोई दिक्कत ना हो। समझ में आया क्या?
जैसे मैंने रखा है ना रुपेश को कि मेरा दिक्कत कम हो, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक आदमी को रखा है ना, तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन भी करूं, पढ़ाऊं भी, सेमिनार्स भी लूं, तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। आदमी अपना काम हल्का करने के लिए डिवीजन ऑफ पावर करता है, ठीक है ना। वैसे मैंने रुपेश को दिया है। वैसे ये लोग क्या किया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना दिया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंश्योर किया कि हेल्थ, सैनिटेशन, हेल्थ, रोड, ये सब सही हो, जिसके कारण मोबिलिटी ऑफ द फोर्सेस बन सके। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? चलो, तो फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस वाज अटेम्प्टेड इन, इंपॉर्टेंट है, thereafter in 1881 decennial conducted every 10 years census became a regular feature। इसको लॉर्ड 10 साल में, इसी के लिए ब्रैकेट में डाला हुआ है, ठीक है। तो ये डेट 1881 में पहला सेंसस जो प्रॉपर सेंसस बना था वो बना था, और उसको बनाने वाला कौन था, लॉर्ड रिपन। और 1872 में भी फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया था। इसको बोलते हैं नॉन सिंक्रोनाइज सेंसस, ये सिंक्रोनाइज सेंसस है, याद रखना, ठीक है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, यूपीसी पॉइंट ऑफ व्यू भी। द बिग सिटी विच वर वंस एन इकोनॉमी हब, आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इट बिकेम एन एंट्री पॉइंट ऑफ द ब्रिटिश गुड। पहले जो सिटीज सब एक कमर्शियल एक्टिविटी बना था ना जी, हम लोग क्या बोल रहा है कि सब आया यहां पर करने लगा। जैसे कॉलोनियल सिटीज आने लगा, जो बिग सिटीज है वो सिर्फ एक पॉइंट बन गया। मतलब मैं गांव से इसके यहां से क्या लेके आ रहा हूं, अरे कॉटन, ठीक है ना, और मैं सिटी हूं, मैं इससे कॉटन लेके आ रहा हूं, मेरे पास सिर्फ रहेगा, उसके बाद मुझे एक्सपोर्ट करना है, इसके पास जो लंदन है, और लंदन के पास जाके वो वहां पर कपड़ा बनेगा, कपड़ा बन के ये फिर मेरे पास ही आएगा, और मेरे से फिर मैं गांव में बेचूंगा। तेरे से कितना में लिया, 10 रुपए में, मेरे पास आया 12 रुपया में, मैंने इसको भेजा ट्रेवलिंग कॉस्ट के साथ 15 रुपए में, ये 15 रुपए का माल वापस उसी को बेचेगा 200 रुपया में। कितना में मिल गया, 10 रुपए में कॉटन दिया, खरीद क्या रहा है, शर्ट एक, कितने रुपए में, 200 रुपए में। समझ में आ गया? तो सिटी का क्या काम होने लग गया, बीच में सिर्फ एंट्री पॉइंट होने लगा। इसी के लिए देखो ना, कलकत्ता और मुंबई में इतनी भीड़ है ना जी, इतना भीड़ है कि रहने का मन ही नहीं करेगा, ठीक है ना। इतना छोटा सा कमरा, माचिस का डब्बा की तरह, 35,000 रुपए, 35,000 रुपीज व्हेन यू स्टे इन अ डिब्बे वाले कमरे में। ये हाल है, ठीक है ना। और फिर भी आदमी रह रहे, क्यों? क्योंकि वहां पर अर्निंग ज्यादा है। वहां पर अगर एक आदमी मान लो कुछ भी काम करता है, नॉर्मल आदमी, डब्बा भी काम करता है ना, खाना बनाने वाला, वो भी 25-30 हजार रुपया कमा लेता है। समझ में आ रहा है? तो उसके लिए लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, 30,000 में, भाई 30,000। यहां सुनेगा आदमी लोग क्या कमा रहा है, डब्बा बेच रहा है, हाँ, टिफिन बेचता है खाली, हाँ, कितना कमा लेता है, 40,000 रुपया। वो बाप रे बाप, भाई देख तो ले कि वहां पर रहने का खर्चा कितना है। 40,000 में बच कितना रहा है, 4,000 रुपया। तू यहाँ कितना कमा रहा है, 20,000, बच कितना रहा है, 10,000। ज्यादा अच्छा कौन है, समझ में आया बुद्धिमान? लंदन जाना बड़ी बात नहीं है, लंदन में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है वो देख, ठीक है ना। हाँ, बाकी तुम लोग जाके वहां पर लड़का लोग या लड़की लोग जाके पटाके वहां शादी वादी कर लिया, ग्रीन कार्ड ले लिया, तो उसका तो डिफरेंट पार्ट है, ठीक है ना। सिटीजन बन गया ना, ब्रिटिश सिटीजन या यूएस सिटीजन, बात खत्म। द इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवे इन 1853 meant to change the fortune of the town. Every railway station became a collection depot for the raw material and distribution point for the imported goods. पहला बात, इसका क्या याद रखना है, पहला रेलवे स्टेशन कहां बना था, वेरी गुड, ठीक है। और सेकंड, कलकत्ता टू रानीगंज,
कोलकाता तो नहीं, अरे कलकत्ता में रही, कलकत्ता में हुआ था। हाँ अरे ये 53 है ना, वो 54 या 55 में हुआ था, 1-2 साल के बाद ही हुआ था ये, ठीक है ना। तो अब पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि जैसे जैसे रेलवे आने लगे ना, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंट्री बिकेम मोर विगरस। पहले तो क्या, घोड़ा में जा, उससे सामान ले, फिर लाके रद, वो एक अलग प्रोसेस था, ठीक है ना। अब ये लोग क्या किया, रेलवे स्टेशन बनाने के कारण एक घोड़ा कितना ला सकता है, ये 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, उससे ज्यादा कितना लाएगा एक आदमी के साथ। अब मैंने रेलवे स्टेशन, रेलवेज बनाने के कारण मैं टनों में लाने लग गया, समझ रहा है। मेरा एक्सप्लॉयटेशन वाला जो हाथ है, एक्सप्लॉयटेशन वाला जो हाथ है, वो एकदम रिमोटेस्ट ऑफ द रिमोट विलेज में गया और उसके पेट से उसका पूरा खाना निकाल के ले आया। इस स्टारवेशन बोलते हैं। पूरा गेहूं उठा के ले आया इससे जबरदस्ती। इसके घर में तो बच्चों के लिए खाने के लिए पैसा नहीं है, बट मैंने ये गेहूं लेके क्या किया, वॉर में झोंक दिया। ये जो 10 आदमी मेरे लिए लड़ रहा है वॉर में, ये 10 आदमियों को खाना दिया ठूस के। ये लोग भाई खाना मिल रहा है तो क्यों जाके खेती करेगा, वैसे साला भूख से मरने से अच्छा गोली खा के मरे। सैलरी तो मिल रहा है भूख गोली के साथ, समझ रहा है। स्टेट ऑफ माइंड समझ में आ रहा है लोगों का। द पोर्ट्स फोर्ट्स एंड सेंटर्स ऑफ द सर्विसेज, ठीक है ना। बीइंग द 18 by the 18th century, Madras, Calcutta and Bombay became important ports. The settlement came up here, convenient point for collecting points. देखो ये मद्रास, कलकत्ता एंड बॉम्बे, ये सब कहां पर है, एकदम सी पोर्ट के पास है। तो ये लोग प्रॉपर पॉइंट बना जहां से ये लोग ट्रेड ज्यादा अच्छा से कर सकता है। The settlement that came up here was, ठीक है चलो हो गया। The English East India Company built up its factory there and because of the competition among the European company fortified the settlement for the protection, ठीक है ना। अब देखो भैया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया तो फ्रेंच नहीं आया, फ्रेंच के साथ डच नहीं आया, डच के साथ डेनिश नहीं आया, बहुत सारे आने लगे, ठीक है ना। तो अब मेरे को ये जो पता है कि मेरे को वहां ले जाके मैन्युफैक्चरिंग, मतलब मैं यहां से अपना सिटी लाया, सिटी लाने के बाद लंदन भेजा, लंदन पहुंच ही गया हम लोग। जा 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 मुंह धो क्या, समझ में आ रहा है। अब उठ के जा, दोबारा नहीं बोलूंगा, कोई बात नहीं, होता है ऐसा नहीं है। जो स्लीप इज रिक्वायर्ड, इसी के लिए बोलता हूं प्लीज सोया करो रात को, मोबाइल मत चलाओ। मोबाइल चलाने के लिए 1 साल बाद, 6 महीने बाद ना तुम्हारे पास बहुत टाइम है। अभी एक लड़का मिला मेरे को जो हम लोग सामने वाला बैच में आता है, सीयूटी फेल हो गया पिछले साल। एक पूरा 1 साल पूरा फ्री बैठा हुआ है। क्या करता है, मतलब सर 11 बजे उठता हूं, फिर 12 बजे सर फ्रेश होता हूं, फिर सर 1 बजे खाना खा लेता हूं, फिर सर बोर हो जाता हूं, फिर क्या करता है, मैं सर 4 बजे तो वेट करता हूं क्लास का, फिर वो मोबाइल चलाता है, फिर आता है पढ़ता है, फिर घर जाके यहां से थोड़ा पढ़ लेता है। जब ज्यादा फ्री हो जाए ना तुमको बोर लगने लगेगा। बहुत सिंपल एग्जांपल दे दूं, कभी तुम लोग लाइफ में ना ऐसा करना, अगर किसी को ऐसा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है या ज्यादा मोबाइल चलाने का अंदर से पूरा कीड़ा जग रहा है, ठीक है ना, पापा को बोल के ना एक बार मोबाइल में 5 GB का रिचार्ज करा लो। एक दिन का 5 GB का रिचार्ज करा लो, सिर्फ एक कमरे के अंदर बंद रहो, सिर्फ बाहर जाओ खाने के लिए और दिन भर घर में बैठा रहो, और 2 दिन करके देखना पागल हो जाओगे। तुमको लगेगा यार कितना गंदा चीज है ये। पॉइंट क्या है, तुम लोग इसलिए मरा जाता है ना मोबाइल के लिए, क्योंकि तुम लोग को फ्रैक्शन ऑफ टाइम मिलता है। 15 मिनट मिल गया चल देख लेते हैं, 20 मिनट मिल गया चल देख लेते हैं, शाम को मिल गया चल देख लेते हैं, दोस्त लोग से वीडियो कॉल कर लेते हैं। मगर दिन भर अगर वही करना है पढ़ाई को छोड़ के, पागल हो जाओगे। मेरे कोई बोले ना काम नहीं है, हम पागल हो जाएगा। कोई काम चाहिए, लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल विद वर्क। काम नहीं होगा तो साला जीवन पागल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चल तो अब समझो, मैंने इसे लिया, यहां से फिर लंदन बेचता था। अब लंदन बेच के वो मैन्युफैक्चर करके मैं फिर वापस आता था, फिर इसको बेचता था। इससे मेरा क्या हुआ, बट ट्रांसपोर्टेशन खर्चा, ये सब खर्चा वो मेरे को दिक्कत होने लगा।
तो फिर मैंने क्या किया, यहां से लाया, यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग किया और दोबारा वहीं पर बेच दिया, तो मेरा जो प्रोसेस है वो तो बच गया। समझ में आया? ऐसा है जो कोई नहीं समझा? मैं बोल रहा हूं, मैं इससे ये लिया, कॉटन लिया, कॉटन लेके फिर लंदन भेजा, लंदन बेच के पहले यहां पर लाया, 2 दिन लग गया, फिर 2 दिन के बाद मैंने लंदन भेजा, 20 दिन लग गया, लंदन में फिर मैन्युफैक्चरिंग हुआ, फिर लंदन से यहां आया, ठीक है ना, फिर मैं यहां से वहां भेजूंगा, तो मेरा प्रोसेस कितना दिन लग गया, 20 दिन जाने का, 20 दिन आने का, वहां पर 10 दिन, यहां पर 10 दिन, 1.5-2 महीना तो फालतू का लग गया। इससे अच्छा एक अच्छा व्यापारी क्या करता है, पैसा बचाता है, समय भी। तो ये क्या करेगा, सिंपल है, यहां से यहां लाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर मैं ही बैठा हूं, तो मैंने अपना घेराव बनाया, फोर्टिफिकेशन किया, अपने यहां पर एक फैक्ट्री लगा दिया बड़ा वाला, ठीक है ना, और मैंने यहां पर मैन्युफैक्चरिंग किया, और फिर यहां से जब मैन्युफैक्चरिंग किया, ठीक है ना, जब मैंने मैन्युफैक्चरिंग किया, मैन्युफैक्चरिंग करके फिर वापस भेज दिया, तो ये जो 2 महीना वाला टाइम है ना मेरा, वो बच गया, ट्रांसपोर्टेशन बच गया। समझ आ रहा है कैसे मैंने पैसा बचाया अपना? चलो, इन मद्रास मद्रास फोर्ट सेंट जॉर्ज, इन कलकत्ता फोर्ट विलियम, एंड इन बॉम्बे जॉर्ज द फोर्ट। मतलब हर फोर्ट का ना नाम होता है, हर आदमी का नाम होता है ना जी। हाँ, तो इसका नाम क्या था मद्रास का वाला फोर्ट का? जॉर्ज। कलकत्ता का, बॉम्बे का भी जॉर्ज है, ठीक है ना। ये सब फोर्ट्स का नाम है जो ये लोग अपना सबसे इंपॉर्टेंट फोर्ट्स था, जहां पर ये लोग स्टैब्लिशमेंट भी रखता था, एम्यूनिशन भी रखेगा, अपने लोग भी रहते थे, ठीक है ना, अपनी औरतों को भी वहीं पर रखते थे, बच्चों को भी वहीं रखते थे, सो दैट की सेफर है। समझ में आ रहा है? From the mid 19th century, the expansion of the network of the railway linked the cities to the rest of the country. As a result, the countryside where the raw material and the labor were drawn became more closely linked to the port cities. ठीक है ना, देखो जैसे जैसे रेलवेज आने लगा, पोर्ट सिटीज जो है वो फ्लरिश करने लगा। क्यों? एक तो माल आने लगा, और फिर क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी चीप लेबर था, लेबर आने लगे, तो मेरा मैन्युफैक्चरिंग करना पोर्ट सिटीज में इजी हो गया, मतलब बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास में। समझ में आया? Since the raw material were transported to these cities for export and there were plentiful cheap labor available, it was convenient to set up modern factories there. भैया आप देखो, अगर तुम्हारे पास चीप लेबर है और तुम्हारे पास रॉ मटेरियल है, तो तुम फालतू का लंदन जाके क्यों करवाऊंगा? ठीक है ना, इससे अच्छा मैं यही चीज अपने ही घर पे बना लूंगा ना। कहां पर? बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता। समझा क्या? इसी के लिए ये 3 सिटी कितना फ्लरिश कर गया, देखने लायक है। अब मद्रास जाना है तो हमेशा विंटर्स में जाना। एक्चुअली इंडिया में कहीं भी घूमना तो विंटर्स में ही जाओ। जा रहे हो ना जेबीर वाले घूमने? तुम लोग नहीं जा रहा है? क्यों? मतलब जिनको अपॉर्चुनिटी मिला वो जा रहा है, जिसको नहीं मिला वो नहीं जा रहा है। ये क्या मजाक है? वॉलंटरी नहीं जा सकता है कि हाँ भाई मेरे को जाना है चलो? सुना है साइंस वाले स्ट्रीम में तो बहुत लोग जा रहे हैं, 70 लोग तो सिर्फ गोवा जा रहा है। ठीक है। आफ्टर द 1850s द कॉटन मिल वेर सेट अप बाय द इंडियन मर्चेंट्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है ना, धीरे धीरे इसके बाद इंडियन मर्चेंट्स भी आने लगे इसमें। ठीक है, और ठीक है ना, इंडियन मर्चेंट एंड एंटरप्रेन्योर इन द बॉम्बे एंड द यूरोपियन ओन्ड जूट मिल्स वेर एस्टैब्लिश्ड ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द कलकत्ता। फिर अब अपने आप ये लोग फैक्ट्री वैक्ट्री सब वहां पर लगाने लग गए। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। जैसे जैसे पता चला कि भैया क्या है लंदन जाके वहां पर मैन्युफैक्चरिंग करके आएंगे, इससे अच्छा अपने ही घर पे कर लेते हैं। ठीक है ना, जहां पर है वहीं पर कर लेते हैं और उसी को तो बेचना है। ठीक है ना, और लंदन लेके जाऊंगा तो लेबर तो वहां पर महंगा है ना जी। गोरा लोग तो ज्यादा महंगा लेता है ना, ये बेचारा काला लोग को सिखाओ और इन्हीं को 2-4 मार के और काम करवा लो, वो इजियर है।
ठीक है ना, तो काहे इतना दूर लेके जाएंगे, समझ में आ रहा है पॉइंट। अब ये याद रख लेना अच्छे से, देयर वेर ओनली 2 प्रॉपर इंडस्ट्रियल सिटीज उस टाइम पे, कानपुर एंड जमशेदपुर। कानपुर इज फॉर लेदर, वूल एंड कॉटन, एंड जमशेदपुर इज फॉर, जमशेदपुर किसके नाम पे रखा गया है जी? हाँ चलो। इंडियन will ever become the modern industrialized country since discriminating colonial limited the level of industrial development। क्यों भैया कुछ ही जगह में ये चीजें फ्लरिश किया? बिकॉज ऑफ द पार्शियल डिस्क्रिमिनेशन। अगर हम किसी को एक को ज्यादा दें और दूसरे को कम दें तो नेचुरली एक आदमी ज्यादा फ्लरिश कर जाएगा, दूसरा कम करेगा। अब मैंने सिटीज में सब कुछ दिया, पानी, सिवरेज, ये वो एक्स वाई जेड, तो वो अपने आप फ्लरिश कर गया, ठीक है ना। तो कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास ग्रीव इन लार्जर सिटीज बिकॉज ऑफ द कॉलोनियल पॉलिसीज, ठीक है ना, क्योंकि वो लोग खुद रहते थे ना जी। हाँ, जो जहां पर रहता है तो उसको तो सुंदर बनाता है ना भाई। हम लोग कितना भी बड़ा नालायक हो मगर अपने अपना रूम को तो साफ रखता ही है ना, लड़कों का छोड़ के जी। लड़की लोग अपना रूम तो साफ रखता ही है, लड़की लोग अपने आप को और रूम को और वॉशरूम को, 3 को साफ रखता है, भले घर गंदा रहे। अपना रूम साफ है, अपना वॉशरूम साफ है और अपने आप को साफ रख लेता है। लड़का लोग अबे डीओ है ना बे, काहे साफ रहना है? डीओ कंपनी पर बात कैसे हो जाएगा फिर, है कि नहीं? हाँ बोलने वाला मगर पक्का डीओ लगाता होगा। कौन है जी हाँ बोला था? चलिए क्लास ओवर, नया टॉपिक बाद में चालू करेंगे, द न्यू अर्बन, ठीक है ना। नहीं से फिर तुम लोग सब, आधा लोग तो सोते हैं यहां पर। अबे इतना बुरा पढ़ा रहा हूं क्या?